वेलकम टू जी केमिस्ट्री। तो हम इंटरमीडिएट्स पढ़ रहे थे, उसमें हम कार्बन आयंस डिस्कस किए थे। कार्बन आयंस में हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, ये 3rd लेक्चर ऑफ कार्बन आयंस है। तो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। लास्ट क्वेश्चन इसी पे डिस्कस किया था कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बन आयन कैसे, मतलब कार्बन आयंस बाय डीकार्बोक्सिलेशन के कार्बन आयंस को कैसे बनाया जा सकता है, किसका डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा। रेट के बारे में हम पढ़ रहे थे, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ रेट। इस तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन का भी ऑर्डर बताना है हमें, किसका डीकार्बोक्सिलेशन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। तो हम वहाँ ये देखते हैं कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा कार्बन आयन जो बनने के बाद हमारा इसका यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद जो कार्बन आयन हमारा बनता है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बन आयन का रेट भी उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए इसका हमने डीकार्बोक्सिलेशन करा दिया NaOH की प्रेजेंस में। NaOH बेस है, ये एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इसको लेगा हमारा CO2 गैस रिलीज होगा, और कार्बन आयन ये हमारा कैसा कार्बन है, sp3। यहाँ एक हाइड्रोजन भी होगा ना, कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, ये हमारा sp3 कार्बन है। तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ रहा और इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक, एक ये कार्बन आयन बना। और बात करूँ मैं इस कंपाउंड की, इसमें कार्बन आयन बनेगा हमारा इस पोजीशन पे, यहाँ कोई हाइड्रोजन होगा और ये हमारा कार्बन आयन, यहाँ सब में हाइड्रोजन होगा। तो हमें कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है। ठीक, चारों बॉन्ड से सेटिस्फाई है। इस कंपाउंड में कार्बन आयन ये है। और बात करें इस कंपाउंड की, तब कार्बन आयन हमारा जो बनेगा उसकी पोजीशन होगी, ये कोई हाइड्रोजन, ये कार्बन आयन बना हमारा। ठीक, अब इसमें हमें देखना ये है कि रेट हम किस बेसिस पे लगाएंगे, कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा, किसका रेट फास्ट होगा। और जो कार्बन आयन हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा उसी का तो रेट फास्ट होगा। तो हमें देखना है यहाँ कार्बन आयन से हमें सारे के हाइब्रिडेशन की अगर हम बात करें तो सारे ही कार्बन, हमारा जो कार्बन है जिस पर कार्बन आयन बना है, नेगेटिव चार्ज जनरेट किया गया है, वो सारा sp3 है। ये कार्बन भी हमारा sp3 है और ये भी sp3 है, और इसमें बाकी कार्बन भी सारे sp3 हैं। तो आफ्टर कार्बन आयन भी हमारा सेंटर कार्बन जो वो भी sp3 है कार्बन आयन। हमें देखना है कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है। ये कैसे देखेंगे, चलिए थोड़ा एक कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं, एस करेक्टर। एस करेक्टर क्या होता है, एस करेक्टर के बेसिस पे हम इसका ऑर्डर लगा सकते हैं। एस करेक्टर क्या होता है, मान लो कोई अगर हम CH4 कोई कंपाउंड बना रहे हैं, कोई कंपाउंड है CH4 मीथेन, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। हाइब्रिडेशन हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 4, तो स्टेरिक नंबर हमारा हो गया 4। स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन हमारा हो गया S और P3। अब ये कंपाउंड कैसे बना होगा, क्योंकि कार्बन ने अपना S और P ऑर्बिटल मिक्स किया होगा, 1s2 और ये 2s2, ये 2s है और ये 2p। ये कार्बन का आउटर मोस्ट शेल का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्साइटेड किया होगा, वो यहाँ आ गया। तो चारों हाइड्रोजन जो कि हमारे हाइड्रोजन जो है सराउंडिंग एटम जो है चारों इक्वल हैं। और तो हाइब्रिडेशन होता क्यों है, हाइब्रिडेशन इसलिए होता है कि एक तो सेंट्रल एटम
जो है बॉन्ड एंगल को कम ज़्यादा करने के लिए भी हो सकता है, स्ट्रेन को कम करने के लिए भी हो सकता है। इसी तरीके से कार्बन ने अपने ऑर्बिटल को मिक्स किया होता है। कोई भी सेंट्रल एटम हाइब्रिडेशन में पार्ट करता है तो अपने ऑर्बिटल को मिक्स करता है। अब यहाँ आइडियल मिक्सिंग होगी। आइडियल मिक्सिंग का मतलब कि क्योंकि चारों ही हाइड्रोजन जो है हमारे सेम है, तो सेंट्रल एटम क्या करेगा, आइडियल मिक्सिंग करेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, आइडियल मिक्सिंग का मतलब सारे ही ऑर्बिटल में एस और पी करेक्टर इक्वल बटे होने चाहिए। क्योंकि हमें पता है पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल शेप एंड डायरेक्शनल। इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शनल होता है। और एस ऑर्बिटल हमारा होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब ये नॉन डायरेक्शनल होता है। स्फेरिकल और नॉन डायरेक्शनल ये किधर ही से भी बॉन्ड बना सकता है, चाहे इधर से कोई भी ऑर्बिटल आ जाए उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए ये एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, स्फेरिकल होता है। और ये हमारा पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है और डबल शेप होता है। ठीक, तो ये प्योर पी ऑर्बिटल है, ये प्योर एस ऑर्बिटल है। तो हाइड्रोजन को ऐसा तो है नहीं चारों हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इस पी के साथ प्योर पी के साथ बॉन्ड बना लें और 1 हाइड्रोजन प्योर एस के साथ बॉन्ड बना लें। ऐसा तो है नहीं, हाइड्रोजन चारों सेम है। वो कहेगा भाई मैं तो नहीं बनाऊंगा इस मोटे एस ऑर्बिटल के साथ, आप बना लीजिए, मैं तो पी के साथ बनाऊंगा जो कि डबल शेप है और डायरेक्शनल भी है। तो कार्बन क्या करता है, अपने ऑर्बिटल एस के करेक्टर पी में और पी के करेक्टर एस में डालता है, यानी कि आइडियल मिक्सिंग करता है। क्योंकि इसकी ज्योमेट्री जो परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। परफेक्ट टेट्राहेड्रल का मतलब कि चारों ही हाइड्रोजन यानी कि सराउंडिंग एटम जो है वो सेम होने चाहिए। अगर यहाँ एक भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई अदर एटम लगा दिया जाए तो क्या होगा, परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं होगा। तो इसने क्या किया, ये 100% एस करेक्टर था और ये 100% पी करेक्टर वाले थे। मान लो ये पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड, ये 100% पी करेक्टर रखते हैं। तो कार्बन ने क्या किया, इसको गैसीय हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए इसको क्या किया, अपना आइडियल मिक्सिंग किया एस और पी करेक्टर। मान लो इसने 100% था एस करेक्टर, इसने 25% एस करेक्टर इस पी में डाल दिया। तो पी वाला जो 100% ये पी करेक्टर था, इसने 25% पी करेक्टर इसको दे दिया, 25% पी करेक्टर, और इसने 25% एस करेक्टर इस पी को दे दिया। इसके पास पी एस करेक्टर कितना बचा, 75%, क्योंकि 100% था ना एस ऑर्बिटल का एस करेक्टर। तो इसी तरीके से इसने फिर 25% इस ऑर्बिटल को दिया और फिर 25% इस ऑर्बिटल को दिया। तो यानी इसके पास कितना बचा एस करेक्टर, 25%, 25 इसको दिया, 25 इसको, 25 इसको, और इसके पास कितना बचा एस करेक्टर 25% और पी करेक्टर कितना बचा 75%। जब इसने अपने ऑर्बिटल को मिक्स किया तो सारे ही ऑर्बिटल क्या हुआ, इसके पास भी 25%, इसके पास भी 25% एस करेक्टर, सारे ऑर्बिटल आइडियली मिक्सिंग किए इसने। सारों में एस करेक्टर भी सेम और इसमें पी करेक्टर कितना हो गया 75%, इसमें भी 75%, इसमें भी 75%। तो पी करेक्टर भी सेम हो गया और एस करेक्टर भी सेम हो गया। हमें पता है जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, उसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। जैसे ये कार्बन CH4 है हमारा, ये टेट्राहेड्रल होता है इस तरह से। जब ये टेट्राहेड्रल, इसके प्रति एक बॉन्ड का बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अब हमें पता है, हम इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है एस करेक्टर के बेसिस पे। हमें पता है कि एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल। अगर वो एस ऑर्बिटल जब प्योर एस ऑर्बिटल है तो वो स्फेरिकल है। अगर मान लो उसका कुछ पी करेक्टर उसमें 25% डाल दिया तो एस करेक्टर कितना बचा 75%। तो एस करेक्टर अभी भी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा पी करेक्टर आने की वजह से ऑर्बिटल थोड़ा जो है
p ऑर्बिटल की तरफ हो जाएगा, यानी कि थोड़ा डायरेक्शनल होने की कोशिश करेगा, थोड़ा लंबा, जैसे p ऑर्बिटल होता है। तो इसका अगर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात की जाए, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और sp2 की अगर बात की जाए तो उसमें p करेक्टर थोड़ा और ज़्यादा आएगा, यानी कि 33%। इसमें s करेक्टर कितना है 50%। अभी भी s करेक्टर ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा और 25% p करेक्टर अगर लिया जाए तो हो जाएगा sp2 का हाइब्रिड, यानी कि p करेक्टर और ज़्यादा आया होगा तो ऑर्बिटल जो होगा इसका और डायरेक्शनल होने की कोशिश करेगा, और डायरेक्शनल हो जाएगा तो ऑर्बिटल लंबा और पतला हो जाएगा। ठीक, ये sp2। और sp3 की बात की जाए, sp3 कैसा होगा, उसमें और 25% पी करेक्टर आया होगा, तो यानी कि 75% पी करेक्टर हो गया होगा ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल और डायरेक्शनल और लंबा पतला हो जाएगा इस तरीके से। तो अब कहने का मतलब ये है, ये हमारा sp3 कार्बन है, इस पे क्या होगा, अब कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा, देखिए s ऑर्बिटल ज्यादा तो ऑर्बिटल हमारा छोटा और मोटा, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे सेंटर एटम की तरफ ज़्यादा रहेंगे। जैसे ये ऑर्बिटल तो छोटा हो गया ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी सेंटर एटम की। इसी तरीके से यहाँ क्या हुआ, हमें पता है sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और यहाँ ट्राइंगल है, ट्राइंगल का बॉन्ड एंगल कितना होता है 60 डिग्री। अब ये sp3 कार्बन है, ऐसा तो है नहीं sp3 कार्बन है और उसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री हो, तो इसने अपने s ऑर्बिटल में से कुछ करेक्टर एक्सचेंज किए होंगे, s और p करेक्टर। तो इसने क्या किया होगा, ये जो 109 डिग्री बॉन्ड एंगल इसका होना चाहिए sp3 है, तो इसने ये 60 डिग्री ऑर्बिटल, 60 डिग्री का ट्राइंगल जो बन रहा है, तो इसके बाहर के जो ऑर्बिटल हैं उसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। इसका क्या मतलब है कि इसने इस वाले जो बॉन्ड एंगल है इसमें अपने ज़्यादा पी करेक्टर डाले होंगे, तो इसका मतलब इसने एस करेक्टर दूसरे ऑर्बिटल में डाले होंगे। इसी तरह जैसे मैं बात करूं इसको यहाँ, ये हाइड्रोजन है और ये इस ऑर्बिटल में है नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब है कि इसने इस वाले जो ऑर्बिटल में, ये जो ऑर्बिटल बना है इसका, इससे जो बॉन्ड बनाया है इसमें इसने पी करेक्टर ज़्यादा करे होंगे, क्योंकि जिससे ऑर्बिटल पतला और लंबा हो जाए, पतला हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो सकता है, जिस तरह से इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री के अराउंड होता है और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसने इसमें एस करेक्टर डालेंगे। तो एस करेक्टर का मतलब ऑर्बिटल मोटा और छोटा हो जाएगा। इसी तरह से ये भी एस करेक्टर मोटा और छोटा, तो ऑर्बिटल का रिपल्सन कम होने की वजह से, क्योंकि इस ऑर्बिटल मोटा होगा और छोटा हो जाएगा तो इसमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो ये अपने लोब को जो है ज़्यादा बॉन्ड एंगल की जरूरत होगी इसको। जब बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा होगा ये बॉन्ड एंगल। अगर मैं इसको θ1 कहूँ और इसको θ2 कहूँ, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। इसी तरीके से इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा होगा और इसका बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो इस तरह से ये ऑर्बिटल मोटा और छोटा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर आएगी। तो इसका मतलब कि कार्बन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। इसी तरह से इस कंपाउंड में हम देखें तो इसका बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री, इससे तो ज़्यादा होगा ना, इसका 60 डिग्री, ट्राइंगल का बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री, तब इसका 90 डिग्री है। तो इसने अपने पी करेक्टर तो इसमें ज़्यादा डाले होंगे, लेकिन इसके कंपेयर में कम है, क्योंकि इसमें पी करेक्टर से ज़्यादा डालेंगे, इसका बॉन्ड एंगल और कम है। पी करेक्टर जो डायरेक्शनल होता है, पतला होता है, इससे इसकी वजह से आराम से बॉन्ड एंगल को कम किया जा सकता है इस तरह से। तो इसने क्या किया होगा, इसमें से थोड़े बहुत एस करेक्टर अभी भी ज़्यादा हैं, क्योंकि इधर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है और होना क्या चाहिए टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट। तो
इसका कुछ ऑर्बिटल में पी करेक्टर ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में। जो आउटर वाला बॉन्ड है उसमें पी करेक्टर ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में, लेकिन अभी भी इसमें एस करेक्टर ज़्यादा है इन अंदर वाले ऑर्बिटल से, और इस वाले ऑर्बिटल का भी। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है अब थोड़ा इसके कंपेयर में कम हुआ होगा तो पी करेक्टर ज़्यादा होगा। पी करेक्टर जब ज़्यादा होगा तो जो नेगेटिव चार्ज था हमारे इस कार्बन पे, तो उस ऑर्बिटल का नेगेटिव चार्ज कुछ पी करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से सेंटर एटम से थोड़ा दूर रहेंगे और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इससे। हालांकि अंदर वाले से अभी भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके कंपेयर में। जब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं होगा एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज है क्योंकि ये यहाँ मोर एस करेक्टर है, ऑर्बिटल मोटा होगा छोटा होगा, इस कार्बन के पास रहेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये कार्बन है ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस। इसी तरीके से रिंग और हमने बड़े किया, 5 मेंबर रिंग बनाया। इसमें इंटरनल बॉन्ड एंगल कितना होगा 5 मेंबर का, 120। इसमें बॉन्ड एंगल बढ़ा, तो इसमें बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो हमें पता है 10 टेट्राहेड्रल का होता है 109 28 मिनट। तो इससे तो बढ़ गया, तो बाहर वाले ऑर्बिटल में इसने क्या किया होगा, अपने एस करेक्टर कम किए होंगे, बहुत कम किए, यहाँ से एस करेक्टर कम किए होंगे। तो ये ऑर्बिटल कुछ डायरेक्शनल, ज़्यादा डायरेक्शनल यानी पी करेक्टर ज़्यादा होगा इसमें, तो और पतला और लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होंगे सेंट्रल एटम से काफ़ी दूर हो जाएंगे। इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब यही है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की कम है एज कम्पेयर टू दिस और दिस। तो कार्बन है इस वाले सेंटर, इस वाले कार्बन पर सबसे लेस स्टेबल होगा। अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, रेट तो सबसे ज़्यादा होगा, इसको नंबरिंग लेता हूँ 1 2 and 3। तो रेट सबसे ज़्यादा हो, कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट में, देन सेकेंड, देन थर्ड। ठीक, तो हमने एस करेक्टर से, एस करेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है कई जगह हमसे एग्जाम में पूछ लेता है, कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ लेता है। कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी अगर हम रिंग में बात करें तो भी एस करेक्टर के बेसिस पे लगा सकते हैं। अब हमने बात किया था यहाँ इसका डी कार्बोक्सिलेशन इजिली होगा, तो इसका इजिली होगा, इसका फास्ट होगा इससे। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। मान लो यदि कभी कभी क्वेश्चन में हमसे कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, यदि हम सेम कंपाउंड में कार्बोनिल लगा दें, एक और नंबर लें, ये 5 नंबर। अभी हमने एस और पी कैरेक्टर के बेसिस पे उसको एक्सप्लेन किया था कार्बन आयन को। अगर हम बात करें कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी, ये भी एस और एस कैरेक्टर के बेसिस पे इसका फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लगा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एच नहीं, अगर कभी भी क्वेश्चन में इस एस कैरेक्टर को लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा, तो कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो जितना ज़्यादा होता है, कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। वो कैसे हम पता लगाएंगे इसमें, देखिए कार्बोनिल में केवल यहाँ पर रिंग साइज का डिफरेंस है, बाकी कुछ सेम है। कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा है जिससे इसको इफेक्ट करे। यहाँ क्या था एस करेक्टर, देखिए ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक, सिग्मा बॉन्ड अकेला हो सकता है, पी बॉन्ड जो पाई बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ होता है। तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन अब पाई बॉन्ड हमें देखना है कि कितना स्ट्रॉन्ग है। मान लो इस कार्बन का एक पी ऑर्बिटल और इस ऑक्सीजन का एक पी ऑर्बिटल, तो पी और जितना सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा, यानी सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा छोटा होगा पाई बॉन्ड भी हमारा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जब पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी।
और हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड छोटा होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एस करेक्टर बढ़ाना पड़ेगा, और एस करेक्टर इसमें ज़्यादा है क्योंकि इधर पी करेक्टर ज़्यादा है, रिंग छोटी है, 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है, sp3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, जबकि इसका बॉन्ड एंगल कम है। तो बॉन्ड एंगल कम करने के लिए इसमें पी करेक्टर ज़्यादा डाले होंगे और इसमें इससे पी करेक्टर निकाल लेंगे, तो यहाँ एस करेक्टर ज़्यादा हो गए, एस करेक्टर ज़्यादा हो गए तो यहाँ जो ऑर्बिटल है वो छोटा हो गया। जितना ऑर्बिटल छोटा होगा कार्बन और ऑक्सीजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो मान लीजिए अब बहुत छोटा हो गया क्योंकि इसमें एस करेक्टर है बहुत ज़्यादा। ये बॉन्ड छोटा हो गया, जब बॉन्ड छोटा हो गया ये, तो पी बॉन्ड की ओवरलैपिंग के लिए क्या होगा, पी बॉन्ड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पी बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसी बढ़ेगी तो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। सेम इसी बेसिस पे हम कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी लगा सकते हैं। अगर बात करूँ न्यू CO का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में, तो फर्स्ट में सबसे ज़्यादा, देन सेकेंड एंड थर्ड न्यू CO। तो एक जनरल एग्जांपल था जो एक्स करेक्टर को समझने के लिए हमने किया। सोच रहे हैं सर यहाँ कार्बन आयन पढ़ रहे हैं, कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगा, लेकिन हमें एक्स करेक्टर को समझने के लिए इस क्वेश्चन को करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए 6 मेंबर रिंग लेते हैं। यहाँ हमने लगा दिया COOH, यहाँ कोई कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया, ठीक। इसी तरह फिर 6 मेंबर रिंग लिया, COOH, ये कोई कार्बोनिल ग्रुप। नेक्स्ट कंपाउंड में सेम COOH, COOH, और हमने साथ साथ में ये कार्बोनिल ग्रुप लगाया और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया NO2, ठीक। एक और कंपाउंड लेते हैं, इस बार चलिए हमने लगा दिया ONV, और एक कंपाउंड हमने लिया ये लगा दिया CH3। अगर मैं इसको नंबरिंग दूँ 1 2 3 एंड 4 एंड 5, अब इसमें डीकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर बताना है। अब देखिए जो कार्बन है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसका डीकार्बोक्सिलेशन भी बहुत इजीली हो जाएगा। अब सबसे हमें देखना है किसका डीकार्बोक्सिलेशन ज़्यादा होगा। देखिए अगर इसका डीकार्बोक्सिलेशन हम कराएं तो नेगेटिव चार्ज आएगा इस पोजीशन पे, ये नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ लगा है एक NO2 ग्रुप, और इसका जब हम कराते हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, और ये हमारा 2 कार्बन ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे। सेम तरह से इसका भी कराते हैं, पहले कार्बन आयन बना के देख लेते हैं किसका ज़्यादा स्टेबल होगा, उसका ही डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा। सॉरी ये हम एसिड ग्रुप लगाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज और ये लगा CH3 और ये C11O, इसका यहाँ भी एसिड ग्रुप होगा, नेगेटिव
हटाया जा जाएगा इस पोजीशन को, और ये डबल बॉन्ड है और ये ONU। ठीक है, अब हमें बताना ऑर्डर इसका क्या होगा। देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल जो नेगेटिव चार्ज है वो ये वाला हो, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ तो डिलोकलाइजेशन में है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और साथ ही साथ में यहाँ लगा है माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो इसका नेगेटिव चार्ज को कुछ कम करने के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये होने वाला है। तो हम लिखेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, 4th। उसके बाद और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, ये नेगेटिव चार्ज। इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो केवल एक ही कार्बोनाइल के साथ डिलोकलाइजेशन में है, और इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो एक ही कार्बोनाइल के साथ डिलोकलाइजेशन में है। साथ ही में यहाँ लग रहा प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी और बढ़ा रहा है इस नेगेटिव चार्ज पे। तो सबसे लेस स्टेबल तो यही होना है, नंबर 1 सबसे लेस स्टेबल एक हुआ। और इसके बाद यहाँ देखो एक ही कार्बोनाइल के साथ डिलोकलाइजेशन में है, तो बात करें इसकी, तो इसके बाद होगा सेकेंड स्टेबल। और इसे देखा, इसके बाद हम इसको अगर देखें तो ये नेगेटिव चार्ज 2 कार्बोनाइल के साथ डिलोकलाइजेशन में है, ठीक। लेकिन साथ में यहाँ प्लस आई इफेक्ट, सॉरी माइनस आई इफेक्ट यहाँ लगा रहा है, ONU माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। 2 कार्बोनाइल के साथ भी डिलोकलाइजेशन में है, और माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है इसका, क्योंकि इसके बाद अगर डबल बॉन्ड होता तो ये रिजोनेंस लगाता, लेकिन यहाँ माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो 4 के बाद 5 हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और बचा कौन सा, थर्ड में नेगेटिव चार्ज है और 2 कार्बोनाइल के साथ डिलोकलाइजेशन में है, इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। ये ऑर्डर होगा हमारा डीकार्बोक्सिलेशन और रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तब भी यही होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा ये, तो 5, 6 इस तरीके से होगा डीकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर। इसको हटा देते हैं। तो हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अगर हम रिजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे देखें, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा माइनस R, यानी माइनस रिजोनेंस, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा माइनस I, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा माइनस H, हाइपर कंजुगेशन। तो इस तरीके से इसके बेसिस पे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन एक्सेट्रा। अगर बात करूँ इसी को मैं लिखूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा प्लस R इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा प्लस I इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा प्लस H इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। क्योंकि प्लस रिजोनेंस, प्लस वाला रिजोनेंस अगर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन उतना ही कम होगा। हम बना सकते हैं
4 एल्काइल हैलाइड से, यानी एल्काइलेशन ऑफ हैलाइड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से कार्बोनाइन को बना सकते हैं। जैसे हम कार्बोनाइन का प्रिपरेशन पढ़े थे कि डीकार्बोक्स कैसे कार्बोनाइन को बनाया जा सकता है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक्सेट्रा, और उसमें एसपी एस करेक्टर और पी करेक्टर, एसपी का एस करेक्टर और पी करेक्टर के बारे में भी हमने जाना। तो अगर कार्बोनाइन हम बनाएं एक तरीके से और बना सकते हैं, एल्काइलेशन ऑफ हैलाइड। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, जैसे कार्बोनाइन का जो फॉर्मेशन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से किया जा सकता है। अगर मैं एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कोई आर ग्रुप और हमने कोई हाइड्रोजन एक्स, इसकी रिएक्शन मेटल मैग्नीशियम के साथ करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, आर एम जी एक्स, मेटल है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हमारा हाइड्रोकार्बन है तो इस पर नेगेटिव चार्ज, मेटल एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, ये भी यहाँ से भी हमारा कार्बन का सोर्स ऑफ कार्बन है जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एक्सेट्रा, ये कैसे अफेक्ट करते हैं थोड़ा और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, हम कुछ कंपाउंड लेते हैं, ये कोई बेंजीन है और इस पर कुछ ग्रुप लगाते हैं, ये मान लो कोई कार्बन है CH2 और यहाँ हमने लगा दिया मोर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप NO2, एक कार्बन है हमने लिया ये नेगेटिव चार्ज, एक कार्बन है हमने लिया एक कार्बन है यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन है बना, और CH2 नेगेटिव चार्ज, ये हमने लगा दिया मैथिल ग्रुप CH3, दूसरा CH2 नेगेटिव और हमने लगा दिया है ना एथिल ग्रुप CH2CH3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसका ऑर्डर लगाइए, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन है, ठीक है। चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, जो लगा लिए हैं बहुत अच्छी बात है, ये कार्बन आयन है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एक तो कार्बन आयन अगर एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है तो वो
ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना। और एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं जो हक्कर रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि सिस्टम क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। एरोमेटिसिटी देखने के लिए सिस्टम प्लेनर होना चाहिए, प्रॉपर कंजुगेशन होना चाहिए, और हाइब्रिडेशन ऑफ एवरी कार्बन sp2 और sp होने चाहिए। ठीक है, हक्कर रूल्स रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर है तो एरोमेटिक होगा। अब देखिए ये रिंग भी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक कैसे है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर हम n की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दें तो 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कर रूल को फॉलो करा, ये भी एरोमेटिक हो गया। बात करें इसकी, ये हो गया हमारा एरोमेटिक, और ये एरोमेटिक। सबसे पहले हम एरोमेटिसिटी देखते हैं। कार्बन आयन बनने के कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है तो ज़्यादा स्टेबल है। और ये 2 4 6 एंड 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कर रूल को फॉलो नहीं करेगा। 8 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बात करें इसकी, ये एरोमेटिक तो है लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो किसी के साथ डीलोकलाइजेशन में नहीं है। एरोमेटिक लेकिन ज़्यादा स्टेबल होता है। और ये हमारा एरोमेटिक है लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ ये एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर। मैं नंबरिंग दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जब तक कार्बन है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा, यहाँ हमें देखना है कि ये जो ग्रुप है ये इसके साथ नेगेटिव चार्ज रिजोनेंस में भी है। यहाँ -r इफेक्टिव लग रहा है और दूसरी बात -i इफेक्टिव लगेगा, तो इस वजह से नेगेटिव चार्ज इसके साथ डीलोकलाइजेशन में भी है इस तरह से। तो ये एरोमेटिक भी है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा फर्स्ट। बात करते हैं सेकेंड, बाकी की। देखिए ये तो सबसे लेस स्टेबल होने वाला है क्योंकि एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड बनना नहीं चाहता। सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल जो होगा वो होगा 3। बात करते हैं इसकी, ये एरोमेटिक आफ्टर नेगेटिव चार्ज आने के बाद, आफ्टर नेगेटिव चार्ज ये हो गया ज़्यादा स्टेबल क्योंकि एरोमेटिक बन गया। तो इसके बाद आ गया 2। अब बात करेंगे इन कंपाउंड्स की। देखिए इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो बिल्कुल भी डीलोकलाइजेशन में नहीं है। हालांकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, डीलोकलाइजेशन में तो है लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है। और इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ साथ यहाँ +i इफेक्ट लग रहा है, तो ये इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है, +i इफेक्ट। और इसका +i इफेक्ट की वजह से लेस स्टेबल हो जाएगा। और ये एथिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है। एथिल ग्रुप का और ज़्यादा पावरफुल +i इफेक्ट लगेगा तो इससे ये लेस स्टेबल होगा, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये और कम स्टेबल हो जाएगा। और ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइजेशन में है नहीं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा ये वाला नंबर है 5। उसके बाद आ गया ये वाला 6 एंड और बचा कौन सा 4। ये हमारा होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। इस बार हमने क्या किया, CH2 यहाँ लगा दिया, CH2 नेगेटिव है, यहाँ लगा दिया CD3 ड्यूटेरियम। अब इसमें बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। देखिए ये भी हमारा +i इफेक्ट लगाएगा, +i इफेक्ट, और ये भी +i इफेक्ट लगाएगा। तो +i इफेक्ट हमारा सबसे ज़्यादा लगाएगा ये। तो कार्बन आयन की यहाँ ये
डेंसिटी कार्बन आयन पर और ज़्यादा बढ़ाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ाएगा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करेगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो स्टेबिलिटी को बढ़ाता। ये भी इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ पुश करेगा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को ये भी डिक्रीज करेगा। लेकिन प्लस आई के साथ साथ यहाँ हाइपर कंजुगेशन भी है, प्लस एच कार्बन प्लस एच भी प्लस हाइपर कंजुगेशन, यहाँ भी प्लस हाइपर कंजुगेशन। और हमें ये पता है कि हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट होता है, यानी कि एच हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो जिसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा प्लस हाइपर कंजुगेशन है। प्लस हाइपर कंजुगेशन का मतलब है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन है, ये इसके साथ लगा और ये ओपन करके लिखते हैं। प्लस एच का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़कर ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाए तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये और ज़्यादा इसको डिस्टेबलाइज करेगा। देखिए आप हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे, तो जिसका हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा प्लस हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा जनरेट करेगा, जिसकी वजह से सिस्टम क्या होगा डिस्टेबलाइज, यानी नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। जिसका हाइपर कंजुगेशन प्लस हाइपर कंजुगेशन कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और हाइपर कंजुगेशन का मैटर किस पे करता है, साइज पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ड्यूटी, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ ड्यूटेरियम, तो हाइपर कंजुगेशन प्लस हाइपर कंजुगेशन या माइनस जो भी है वो डिपेंड करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितना बड़ा हाइपर कंजुगेशन की वैल्यू उतनी कम। ठीक, तो यहाँ साइज बड़ा है, हाइपर कंजुगेशन कम होगा। हाइपर कंजुगेशन कम होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ लेस जनरेट होगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ B2 माइनस कम बनेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है ये ज़्यादा स्टेबल होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। प्लस आई इफेक्ट तो इसका ज़्यादा है, लेकिन प्लस आई पे हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट होता है, तो हाइपर कंजुगेशन के बेस पर हमारा ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, बहुत स्लो होगा। इसी तरीके से मैं बात करूँ CH एक कंपाउंड और लेते हैं जल्दी, CH3 ये कार्बन है और CH2 CD3। यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस प्लस आई लगेगा, यहाँ भी प्लस आई लगेगा, दोनों पे प्लस आई लग रहा है। ठीक, अब जो स्टेबल होगा वो हाइपर कंजुगेशन के बेस पे होगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा हाइपर कंजुगेशन काम नहीं कर रहा। प्लस केवल आई इफेक्ट के बेस पे देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। सेम कंपाउंड में जैसे हमने भी लिया था C माइनस 4, इस तरीके का कंपाउंड है CF3 CH2 नेगेटिव CI3। यहाँ देखिए ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा तो ये नेगेटिव चार्ज को कुछ कम कर देगा इसका, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर आई इफेक्ट के बेसिस पे देखें तो इसका माइनस आई इफेक्ट कम होगा एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन यहाँ ये आई माइनस, यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही रिंग में आएगा ये इधर डीलोकलाइज होगा। इसको इधर से रोटेट करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज इधर आया और ये नेगेटिव चार्ज इस पर, और जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ से आई माइनस निकल जाएगा, यहाँ पे
प्लस हाइपर कन्जुगेशन तो इसका ज़्यादा होगा, लेकिन आई माइनस क्या, आई माइनस निकलने के बाद जो मोर स्टेबल कंपाउंड, यानी आई माइनस जो होता है स्टेबल होता है। अगर एफ माइनस अगर यहाँ से निकालते हैं CI2 बनेगा और यहाँ डबल बॉन्ड और ये आ गया हमारा CH2 प्लस आई माइनस। तो इसीलिए क्योंकि आई माइनस का साइज, आयोडीन का साइज बड़ा होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए हमारा ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस। क्योंकि यहाँ से अगर F माइनस नहीं निकलेगा, जैसे इस बॉन्ड को इधर रोटेट किया, इसको इधर, और हमारा ये आ जाएगा CH2 और CF2। ये कंपाउंड बनना नहीं चाहेगा क्योंकि फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। फ्लोरीन का होता है साइज छोटा, इसकी वजह से लेस स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा हमारा ये। ठीक है, एक जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये 5 नंबर में ये है, इसका नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये थर्ड मेंबर में इस पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दूसरा ये नेगेटिव चार्ज, और ये ट्रिपोलियन आयन नेगेटिव चार्ज। जल्दी से मैं नंबर लेता हूँ 1 और 5। ये क्वेश्चन होमवर्क आप लोगों के लिए। इसका स्टेबिलिटी का आपको ऑर्डर बताना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। थैंक यू फॉर वाचिंग।